टेलीग्राम पर शेयर किया था लाइव क्लास का लिंक, एंड दिस क्लास वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जो यूट्यूब पर मैंने सिलेबस डिस्कशन का लाइव लिया था। देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, उसका सिलेबस डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। उससे आपको पता चलता है कि एग्जाम के लिए क्या क्या रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से रेलिवेंट हैं, एक टॉपिक के आगे सब टॉपिक्स कौन से बनते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको वहीं से पता चलती है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ये आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, इसको लेके है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम समझते हैं इनकम इफेक्ट क्या होता है। इनकम इफेक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम इनकम कंजम्पशन कर्व एंड इनकम इफेक्ट कैसे इनको रिलेट करना है, देखिए। द इनकम इफेक्ट मीन्स द चेंज इन द कंज्यूमर परचेजेस ऑफ गुड्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन हिज मनी इनकम, है ना। कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से जो कंज्यूमर के परचेजेस में, उसकी खरीदारी में चेंज हुआ आया, दैट इज इनकम इफेक्ट। और हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है कि नॉर्मल गुड्स के केस में हम इनकम इफेक्ट को पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। मीन्स अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी परचेजेस बढ़ेंगी, है ना। पर अगर मैं इनकम इफेक्ट को कंसीडर करूं एज ए रीजन ऑफ नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड का, तो इनकम इफेक्ट का मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे हमने जब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का वाली क्लास लगाई थी, तो आपको याद है उसमें हमने इनकम इफेक्ट पढ़ा था, तो उसको इस तरीके से पढ़ा था कि इनकम इफेक्ट इज ए कॉज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, तो एज ए रिजल्ट डिमांड बढ़ जाती है। वो हम इनकम इफेक्ट को पढ़ रहे थे एज ए रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का, तो उसमें हमने रियल इनकम वाली चीज ऐड की थी, ठीक है। बट नॉर्मली इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि इनकम बढ़ने से कंज्यूमर की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, कंसीडरिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। क्लियर। अब इसमें इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इसमें बहुत झोल झमेले पड़ते हैं बच्चों को। पॉजिटिव कहीं लिख दिया रिसोर्सेज में, कहीं नेगेटिव लिख दिया, टेक्स्ट बुक बहुत कंफ्यूज करती है। मेरी क्लासेस देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर ये बेसिकली ये इनडिफरेंस कर्व वाली थ्योरी का ही एक इसको हिस्सा समझ लीजिए, पार्ट समझ लीजिए, ठीक है। ओके, सो इनकम कंजम्पशन कर्व क्या, देखिए। इनकम कंजम्पशन कर्व इज अ लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ कंज्यूमर इनकम। अगर आपको याद हो तो हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था कल की क्लास में। क्या पढ़ा था इक्विलिब्रियम के बारे में, कि जिस पॉइंट पर मेरा इनडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन कट करेंगे वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। और ये भी पढ़ा था कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होगी। प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी आगे की तरफ जाएगा। और इनकम बढ़ी और प्राइस लाइन आगे गई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी ऐसे नया बना, है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो उसको हम कहते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। क्लियर। इनकम कंजम्पशन कर्व क्या है, बेसिकली इट ट्रेसेस आउट द इनकम इफेक्ट ऑन क्वांटिटी, यानी कि इनकम बढ़ने से मेरी x1 एंड x2 की जो डिमांड बढ़ रही है ना कंज्यूमर की, या पैसा बोल दो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अलग अलग पॉइंट्स को ट्रेस करके बनता है मेरा इनकम कंजम्पशन कर्व। इज इट क्लियर, ठीक है, समझ आया सबको। ये देखो, कहते हैं इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज होती है, और ये नॉर्मल गुड के केस में होता है। बट इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है बेसिकली इंफीरियर गुड के केस में, जब इनकम बढ़ने से हम इंफीरियर गुड के कंजम्पशन को पहले से कटेल करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो गुड एक्स एंड गुड वाई है, ये नॉर्मल गुड लिए गए। नॉर्मल गुड मतलब ना ही वो इंफीरियर है ना ही वो गिफन है, नॉर्मल गुड्स है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इनके नॉर्मल गुड के केस में जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएगा, है ना। तो इसलिए उसने कहा है कि ये जो डायग्राम दिखाई गई है ये आपको उस केस में दिखाई गई है कि जब इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब कि हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, क्लियर, क्योंकि इंफीरियर एंड गिफन में पॉजिटिव नहीं होता। सो ये देखो, कहते हैं इनकम इफेक्ट नेगेटिव भी होता है जब इनकम इंक्रीज होने से कंज्यूमर कंजम्पशन को रिड्यूस कर देता है, दैट इज द केस ऑफ इंफीरियर गुड। अब ध्यान से समझो, ये इनकम कंजम्पशन कम नॉर्मल गुड के केस में मैंने बनाया,
है ना, नॉर्मल गुड के केस में। और नॉर्मल गुड के केस में आईसीसी जो है, इनकम कंजम्पशन कर्व जो है मेरा, वो अपवर्ड स्लोप कर रहा है कि नहीं, अपवर्ड स्लोप कर रहा है ना। बट अगर हम यही कर्व इंफीरियर गुड के केस में समझें तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, अपवर्ड स्लोप नहीं करेगा, ये बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा। कैसे, इसका अच्छे से समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे उसने कहा है कि एक्स एक इंफीरियर गुड है, तो इंफीरियर गुड के केस में मैंने आपको क्या समझाया था, जब आपके पास पैसा ज्यादा आता है तो आप चीपेस्ट कमोडिटीज की डिमांड कम कर देते हैं, जैसे कि डबल टोन्ड मिल्क। मान लीजिए पहले आप हल्का दूध लेते थे, कम मलाई वाला दूध लेते थे, सस्ता मिल जाता था, आपकी इनकम बढ़ी हो, तो चलो हम ज्यादा मलाई वाला दूध लेते हैं, ये ज्यादा बेटर क्वालिटी का दूध लेते हैं, तो आपने कम मलाई वाले दूध की डिमांड कम कर दी, है ना। तो इनकम बढ़ने से आपने चीपेस्ट कमोडिटीज की डिमांड कम कर दी। तो इंफीरियर गुड एंड गिफन, क्योंकि गिफन गुड भी एक तरह से इंफीरियर की है, इंफीरियर के भी इंफीरियर, जैसे मैंने समझाया था, है ना। तो इन दोनों गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव रहता है, क्योंकि इनकम बढ़ने से हम लोग इनकी डिमांड कम कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्योंकि एक्स मेरा इंफीरियर गुड है, तो क्या हुआ, मैं डायग्राम को दोबारा से समझाती हूँ। सूरबी जी अपवर्ड ही तो है, और क्या है, ये देखो ये डायग्राम में अपवर्ड स्लोप नहीं है, दिस इज अपवर्ड स्लोप, इसको अपवर्ड स्लोप बोलते हैं। ये देखो ये क्या है, ये अपवर्ड स्लोप है। ये डाउनवर्ड स्लोप कैसे होता है, डाउनवर्ड स्लोप ऐसे होता है, ये अपवर्ड स्लोप होता है। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ी हुई है चीजें। तो इसमें देखो, इसमें ये डाउनवर्ड पीछे की तरफ स्लोप कर रहा है कर्व, इसको हम बैकवर्ड बेंडिंग बोलेंगे ना, बिकॉज पहले ऊपर जा रहा था फिर पीछे की तरफ जाने लग गया, बैकवर्ड बेंडिंग, है ना। और बेंड किसकी तरफ कर रहा है, वाई की तरफ बेंड कर रहा है, वाई एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा है। वाई एक्सिस की तरफ तब बेंड करेगा जब एक्स इंफीरियर गुड है, और एक्स एक्सिस की तरफ तब बेंड करेगा जब वाई इंफीरियर है। कैसे, समझो। तो हुआ क्या, मैं अलग से डायग्राम बना के समझा रही हूँ। पहले कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, राइट, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, तो नॉर्मल गुड के केस में क्या था कि जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो वो एक्स एंड वाई दोनों की डिमांड बढ़ाएगा, है ना। पर अगर एक्स इंफीरियर गुड है तो फिर तो वो उसकी डिमांड कम करेगा, पहले से बढ़ाएगा थोड़ी ना, है ना। तो या इस पॉइंट पर वो इतना एक्स एंड इतना वाई कंज्यूम कर रहा था, अब उसकी इनकम बढ़ी, वो कहता है मैं एक्स को पहले से कम कंज्यूम करता हूँ, तो वो यहां पर नहीं जाएगा, यहां पर नहीं जाएगा, वो यहां पे जाएगा, दिस पॉइंट यहां पे जाएगा। फिर और इनकम बड़ी, कहता है एक्स की इंफीरियर गुड की कंजम्पशन और कम कर देता हूं, पीछे की तरफ जा रहा है वो। तो देखो कर्व आपका बैकवर्ड बेंडिंग बन रहा है, क्योंकि एक्स इंफीरियर गुड है, इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड पहले से कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। ठीक है, तो यही चीज हमको यहाँ पे बेसिकली शो करनी है कि उसकी डिमांड कम होती जा रही है एक्स की, पीछे पीछे। ये देखो यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है, इतनी डिमांड थी एक्स की, इनकम बढ़ने से उतनी रही यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे देखो फिर कम होनी शुरू हो गई, फिर और इनकम बढ़ी और कम होनी शुरू हो गई। जितनी जितनी इनकम बढ़ाओगे एक्स की डिमांड पीछे जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि वाई नॉर्मल है उसकी बढ़ती जा रही है। इज इट क्लियर? सूरबी जी लगता है आपने क्लास लेट ज्वाइन की है, हर एक चीज का रीजन समझा दिया है, सारा एक्सप्लेन कर दिया, ये बैक क्यों अपवर्ड स्लोप करता है, क्यों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऊपर जाते हैं, एवरीथिंग हैज मेड क्लियर। प्लीज एक बार क्लास को दोबारा सुनिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर y इंफीरियर होगा तो वो y की कंजम्पशन कम करता जाएगा, है ना। जैसे पहले वो इतना x इतना y ले रहा था, अब क्योंकि y इंफीरियर गुड है तो उसने धीरे धीरे y को कम कंज्यूम करना शुरू कर दिया, है ना। ये देखो कम कंज्यूम कर दिया, y की कंजम्पशन कम करता जा रहा है, तो ये कर्व पीछे x एक्सिस की तरफ बेंड हो गया। इज इट क्लियर? हाँ, इस केस में y एक नॉर्मल गुड है और x एक इंफीरियर गुड है ना। और इस डायग्राम में x को उसने नॉर्मल गुड लिया हुआ है एंड y को उसने इंफीरियर गुड लिया हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर? नहीं भी क्लियर होगा एक बार दोबारा से सुन लेना अगर नई चीजें लगती हैं जी आपको, ठीक है। देन इनकम कंजम्पशन कर्व एंड एंजल कर्व। अब बात आती है पे एंजल कर्व की। बेसिकली जो एंजल कर्व होता है उसको हम इनकम कंजम्पशन कर्व से ही डराइव करते हैं, ठीक है। इनकम कंजम्पशन कर्व से ही उसको ड्राइव करते हैं। ये देखिए ये एंजल कर्व है, तो समझो ये जी, समझो। कहते हैं जब भी किसी फैमिली की इनकम बढ़ती है तो वो अपनी इनकम का प्रपोर्शन, उनका ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, कि नेसेसिटीज पर अपनी इनकम का प्रपोर्शन कम कर देते हैं। यानी कि नेसेसिटीज जो होती हैं, जैसे मान लो एक सिंपल उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए एक बंद पहले इनकम उसकी 50,000 थी,
ठीक है, और वो 25,000 अपनी नेसेसिटीज के लिए खर्च कर रहा था, जरूरतों के लिए, यानी कि अपनी इनकम का 50% प्रपोर्शन वो नेसेसिटीज के लिए खर्च कर रहा था। अगर इस बंदे की इनकम बढ़कर मान लो 1 लाख हो जाती है, ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था कि इनकम बढ़ने से नेसेसिटीज की डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ती है ना, साल्ट जैसे कि समझाया था ना फर्स्ट क्लास में डिमांड वाले में, क्योंकि भूख है जितनी उतनी खाओगे ना, 4 की भूख है तो 5 रोटी जबरदस्ती थोड़ी ना, इनकम बढ़ गई चलो 5 रोटियां खाना शुरू कर, ऐसा थोड़ी ना करोगे। नेसेसिटीज की डिमांड नहीं बढ़ेगी, ये थोड़ी कि सब्जियों में नमक ज्यादा डालना शुरू कर दिया इनकम, नहीं ना, नेसेसिटीज की डिमांड नहीं बढ़ती, हल्की सी बढ़ सकती है, ज्यादा नहीं बढ़ती। ठीक है, तो अब मान भी लो चलो इसकी नेसेसिटीज की डिमांड 30,000 भी हो गई, बट टोटल इनकम में नेसेसिटीज की डिमांड का प्रपोर्शन 50% से कम है ना, इट इज दिस प्रपोर्शन इज लेस देन 50%। तो ये बात समझ में आई कि इनकम बढ़ने से टोटल इनकम का जो प्रपोर्शन हम नेसेसिटीज पर खर्च कर रहे हैं वो कम हो रहा है ना, और लग्जरीज पर प्रपोर्शन ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे मान लो हम बाकी का बचा 50% लग्जरीज पर खर्च कर रहे थे 50,000 इनकम के केस में, है ना, पर यहाँ पे हम 50,000 से ज्यादा लग्जरीज पर खर्च कर रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि सिर्फ 30,000 नेसेसिटीज के लिए दे रहे हैं, बाकी 70% तो हम लग्जरीज के लिए दे रहे हैं। तो इनकम बढ़ने से नेसेसिटीज पर इनकम का प्रपोर्शन कम हो जाता है और लग्जरीज पर बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? पुअर फैमिलीज जो है वो ज्यादा इनकम का प्रपोर्शन नेसेसिटीज पर खर्च करती हैं, और रिच फैमिलीज जो है वो अपनी इनकम का ज्यादा प्रपोर्शन लग्जरीज पर खर्च करती हैं। और कहते हैं यही पैटर्न जो है कंजम्पशन का, इसमें बदलाव होना इनकम बढ़ने के साथ, उसी को हम एंजल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, दिस चेंज इन पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद द राइज इन इनकम ऑफ द फैमिलीज या विद द डिक्लाइन इन द इनकम ऑफ द फैमिलीज, जो कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आता है उसी को हम एंजल्स लॉ बोलते हैं। क्लियर? सो एंजल्स लॉ क्या बताता है? इनकम एंड क्वांटिटीज परचेज में रिलेशनशिप। आप कहोगे इनकम कंजम्पशन कर्व भी तो यही बता रहा था। नहीं, इनकम कंजम्पशन कर्व ये नहीं बता रहा था, वो हमको कॉम्बिनेशन बता रहा था अलग अलग। उसमें एक साइड पर हमने एक्स लिया था, एक साइड पर हमने वाई लिया था, है ना। ये हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाए थे, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले अलग अलग पॉइंट्स को ट्रेस कर रहा था, है ना, कि इनकम बढ़ने के साथ जो एक्स एंड वाई की क्वांटिटीज परचेज्ड भी बढ़ रही हैं, है ना, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ट्रेस करना था। एंजल कर्व में हम क्या करते हैं? एंजल कर्व में एक साइड पर हम गुड लेते हैं, दूसरी साइड पर लेते हैं इनकम, और सिंपल दिखाते हैं कि इनकम बढ़ने से गुड एक्स की देखो डिमांड बढ़ रही है, अगर वो गुड नॉर्मल है। इंफीरियर होगा तो वो डिमांड नहीं बढ़ेगी। इज इट क्लियर? तो ये देखो यहाँ लिखा है नॉर्मल गुड्स के लिए जो एंजल कर्व है अपवर्ड स्लोप करता है। क्यों अपवर्ड स्लोप करता है? क्योंकि इनकम बढ़ने से हम नॉर्मल गुड की डिमांड को पहले से बढ़ा देते हैं। ये देखो, इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ा दी। देखो ये इनकम कंजम्पशन कर्व है, वही इनकम कंजम्पशन कर्व जो मैंने अभी आपको समझाया था। जब मेरी इनकम 300 थी तो मैं गुड एक्स गुड वाई की आर पॉइंट पर इनको परचेज कर रही थी। जब मेरी इनकम 400 हुई तो एस पॉइंट पर इन दोनों की क्वांटिटीज परचेज की मैंने। 500 हुई तो टी पॉइंट पर मैंने कंजम्पशन किया, है ना। इसको ज्वाइन करके बन गया था इनकम कंजम्पशन कर्व। ये वही डायग्राम है जो अभी मैंने आपको नॉर्मल गुड के केस में अपवर्ड स्लोपिंग आईसीसी की करवाई है। ठीक है, इसी कर्व को ट्रेस करके बनता है एंजल कर्व। ठीक है, इस टी पॉइंट के साइमल्टेनियस ये टी पॉइंट है, इस एस पॉइंट के साइमल्टेनियस ये एस पॉइंट है, ये आर के साइमल्टेनियस आर पॉइंट है। तो इसमें हम एक एक्सिस पर कमोडिटी रखते हैं, दूसरी एक्सिस पर इनकम रखते हैं। इनकम बढ़ी मेरी 300, 400, 500, उसी तरह से साइमल्टेनियसली कमोडिटी एक्स की डिमांड भी बढ़ती गई, और इन्हीं पॉइंट्स को ट्रेस करके मेरा बना एंजल कर्व। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, सिंपल। सपोजिट ये नॉर्मल गुड का केस है, या नेसेसिटीज का भी आप बोल सकते हो। नॉर्मल गुड्स का केस भी बोल सकते हो, या नेसेसिटीज का केस भी आप ये बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, नेसेसिटीज में और नॉर्मल गुड्स के केस में थोड़ा सा अंतर होता है। मैं आपको वो अंतर समझाती हूँ क्या होता है। देखो बेसिकली नॉर्मल गुड में ना हम ये सेम कंसीडर कर लेते हैं, इनकम जितनी इनकम बढ़ी उतनी डिमांड बढ़ी, इसकी जितनी सेम चीज जा रही है ये, है ना। तो उस केस में ये पूरा स्ट्रेट बनता है कर्व, एंजल कर्व। जब हम नेसेसिटी ज्यादा जरूरी चीजें की बात करते हैं, तो ज्यादा जरूरी चीजों के केस में क्या होता है कि
इनकम बढ़ने से डिमांड उतनी नहीं बढ़ती है ना। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो ये थोड़ा फर्क आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो कर्व के कर्वेचर में भी आप थोड़ा सा देखोगे तो फर्क जा रहा है कि नहीं। दोबारा से बनाते हैं। ये थोड़ा कर्वेचर इसका इस तरह से जा रहा है, ये नेसेसिटी ना, तो ज्यादा फर्क नहीं होता नॉर्मल गुड एंड नेसेसिटीज वाले केस में, थोड़ा बहुत फर्क हम लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके केस में थोड़ा वो बेंड हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहा। जैसे आईसीसी भी आप देखोगे थोड़ा बेंड हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहा। बेसिकली नॉर्मल गुड में बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता है एक। ठीक है। इसी तरह लग्जरी के केस में उल्टा हो जाता है। हमने नेसेसिटी के केस में कैसे किया था, नेसेसिटी के केस में हमने ऐसे किया था, ये देखो ये चीज पहले से कम होगी, ये देखो कि इनकम बढ़ने से डिमांड उतनी नहीं बढ़ी, है ना। तो इसलिए कर्व का शेप थोड़ा ऐसा गया कर्वेचर, है ना। बट लग्जरी गुड के केस में क्या हुआ कि इनकम बढ़ने से डिमांड काफी बढ़ रही है, काफी बढ़ रही है। देखिए पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दो इसको ऐसे, ठीक है। तो इसके केस में कर्व का शेप थोड़ा ऐसे चला जाता है, ऐसे। आई बात समझ में? इज इट क्लियर ना। तो लग्जरी गुड के केस में ऐसे बना कि इनकम बढ़ने से डिमांड पे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बट इसके केस में डिमांड पे थोड़ा कम फर्क पड़ रहा था। या सिंपली आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये देखो इनकम बढ़ी, डिमांड पे उससे थोड़ा फर्क पड़ा, फिर और इनकम बढ़ी, डिमांड पे और थोड़ा फर्क पड़ा, है ना। तो ये कर्व का शेप ऐसे बना। पर इसमें आप देखो इनकम बढ़ने से डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो कर्व ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? अब अगर इंफीरियर गुड है, इंफीरियर गुड में क्या होता है, इंफीरियर गुड में इनकम बढ़ने से चीज की डिमांड कम हो जाती है, तो कर्व बैकवर्ड बने, यू कैन से डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। इसको हम बोल देते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, जो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है, देखो ऐसे, जिसमें इसमें नेगेटिव रिलेशन आता है उसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग बोल देते हैं। देखो इनकम एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशन आ रहा है, इनकम बढ़ी, मैंने इंफीरियर गुड की डिमांड कम कर दी, तो इंफीरियर एंड गिवन गुड के केस में ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? यहां तक बताइए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व। अगर नहीं किसी को क्लियर होगा, एक बार क्लास को रिपीटेडली देखना, ठीक है, तो समझ आ जाएगा। हाँ, बिकॉज दोनों के केस में नेगेटिव इफेक्ट ही रहता है ना, इनफीरियर एंड गिवन गुड दोनों के केस में इनकम बढ़ने से हम उस चीज की डिमांड कम करते हैं। बस ये होता है गिवन गुड में वो इफेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्गर चला जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे जाके। कर्व की शेप वही रहेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज प्राइस इफेक्ट, ठीक है। प्राइस इफेक्ट में प्राइस कंजम्पशन कर्व पढ़ना है हमको। प्राइस कंजम्पशन कर्व ट्रेसेस आउट द, अब जैसे इनकम इफेक्ट को ट्रेस करके बना था मेरा इनकम कंजम्पशन कर्व, इसी तरह प्राइस इफेक्ट को ट्रेस करके बनेगा प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस इफेक्ट क्या है कि चीज का प्राइस बढ़ने या कम होने से उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नहीं, आपकी सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेगी, लाइव क्लास जो है आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करेंगे और क्विजेस जो है वो अपनी करेंगे, जो आपको मिलेंगी। और मैं एनसीईआरटी की कुछ क्लासेस अपलोड करूंगी आपके कंटेंट सेक्शन में, उसका नोटिस भी अनाउंसमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो वो आप देख लेना, नेट वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। कंटेंट वाले फोल्डर में आपके जून 2025 में कुछ एक दो क्लासेस अपलोड करूंगी एनसीईआरटी वाली, ठीक है, जिसमें हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करेंगे। तो वो क्लासेस अच्छे से आप लोग देख लेना। देन आगे देखो, प्राइस कंजम्पशन कर्व ट्रेसेस आउट, अब देखो
How the changes in price of good X will affect the consumer purchases of X, the price of Y, his taste and money income. देखो प्राइस इफेक्ट में हम क्विज का ऐसा कोई टाइम नहीं है, आपको मिल जाएगी क्विज, कल मिल जाएगी सारे दिन में, कभी भी आप उसको कल अटेम्प्ट करो, परसों करो, जब मर्जी करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइम। ठीक है, वो आप पर, आपको कब करनी है, आराम से करते रहो, जितनी बार मर्जी करते रहो जाए। चलो, सो प्राइस इफेक्ट में हम लेके चलते हैं कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अदर सभी चीजों को अनअल्टर्ड का मतलब बाकी सभी चीजों में कोई चेंज नहीं है, इनकम में कोई चेंज, सभी चीजें सेम है, सिर्फ प्राइस एंड डिमांड की इसमें हम बात कर रहे हैं। इनकम कंजम्पशन कर्व इंफीरियर एंड गिवन गुड का वही डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। एंजल कर्व भी बैकवर्ड बेंटिंग जो हमने बनाया था, एंजल कर्व भी इंफीरियर एंड गिवन गुड का उसी तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा जो दिखाया था, बिकॉज मैंने बताया दोनों के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव ही होता है, इंफीरियर एंड गिवन के केस में। ठीक है, ओके, सो अभी डाउट्स बाद में लूंगी, सारा इधर से दिमाग हिल रहा है। तो देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, लेट्स सी। हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि ये देखो, ये सबसे पहले मेरा प्राइस लाइन है, ठीक है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्स का प्राइस कम होगा तो एक्स की डिमांड बढ़ेगी, जिस कारण मेरी प्राइस लाइन। अब ये हम वही केस लेके चल रहे हैं कि एक्स का प्राइस फेल हो रहा है, एक्स का प्राइस फेल हुआ तो मैं आगे की तरफ गई, ठीक है, आगे की तरफ गई, और एक्स तो मैंने क्या किया, एक्स की डिमांड पहले से बढ़ा दी। यहाँ पे मैं जितनी एक्स की डिमांड कर रही थी ना, उससे ज्यादा डिमांड करनी है, उससे ज्यादा डिमांड करनी है। वाई की कम कर देंगे फिर अगर एक्स की ज्यादा बना बढ़ानी है तो, है ना, क्योंकि सब्सटीट्यूट हो गया ना यहाँ पे मैंने कि वाई छोड़ो, अब एक्स लेते, एक्स का प्राइस कम हो गया, तो इस तरह से और प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ी। फिर यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख रहे हो ना, ये अलग अलग पॉइंट्स को जब मैं ट्रेस कर दूंगी, व्हेन आई विल ट्रेस दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, ये मैंने ट्रेस कर दिए, है ना, तो इनको ट्रेस करके ही मेरा प्राइस कंजम्पशन कर्व बना। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है कि पॉइंट्स को ट्रेस करके प्राइस कंजम्पशन कर्व बनता है। ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसने, ये देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है ना, तो एक्स का प्राइस कम होता गया, एक्स का प्राइस कम होते होते एक्स की डिमांड बढ़ती गई, ठीक है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अलग अलग पॉइंट्स को ट्रेस करके मेरा बन गया प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एक अपवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व भी होता है, वो कब होता है, when price of good x falls the quantity demanded, यहाँ पे इसने क्या लिखा था, कहता है downward sloping price consumption curve for good x means that as a price of good x falls consumer purchases a larger quantity of good x and a smaller quantity of good y। यहाँ पे दोनों substitute goods है ना, टी एंड कॉफी, अगर टी का प्राइस कम होगा तो आप क्या करो, कॉफी वाले कहेंगे भाई टी सस्ती हो गई, कॉफी छोड़ो, टी की तरफ भागते हैं, यहाँ पे सेम चीज हो रही है। जैसे जैसे एक्स का प्राइस बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो ना कि वाई की डिमांड पहले से कम होती जा रही है और एक्स की बढ़ती जा रही है, वाई की डिमांड कम होती गई, एक्स की बढ़ती गई, तो ये सब्सटीट्यूट गुड का केस है, ये वाला सब्सटीट्यूट गुड्स का ये केस है, डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी, समझाया। अब ये वाला पढ़ो आगे, कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व फॉर एक्स मींस दैट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स फेल्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बोथ राइसेस। ये कौन से गुड्स का केस है बताओ, बताओ, देखते हैं कौन बताते हैं। अब ये कौन से गुड्स का केस है, कहता है एक्स का प्राइस कम हुआ, एक्स का प्राइस कम होने से एक्स एंड वाई दोनों की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, विच गुड केस, यस, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा कि अगर एक चीज का प्राइस कम होता है उसकी डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके कॉम्प्लीमेंट की भी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में डायरेक्ट। ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ये देखो दिखाया हुआ है, ये अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है कि एक्स का प्राइस जैसे जैसे कम होता जा रहा है, सिर्फ एक्स की डिमांड नहीं, वाई की डिमांड भी बढ़ती जा रही है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हाँ, अब
ये वाला केस देखो, प्राइस कंजम्पशन का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शेप में भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल शेप है। कब होता है हॉरिजॉन्टल शेप में, देखो सिंपली हॉरिजॉन्टल शेप में वो तब होगा ना कि अगर एक्स का प्राइस कम होने से एक्स की डिमांड बढ़ रही है बट वाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वाई की डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, है ना, वही चीज है। इट मीन्स दैट व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्लाइंस इज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बट क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ गुड वाई रिमेन्स द सेम। अब ये एक ही केस समझ लोगे ना, बाकी सभी केसेस अपने आप दिमाग से उभरते जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, मैंने आपको इकोनॉमिक्स इस तरह सिखानी कि दिमाग उस तरह काम करने लग जाए, है ना। अब ये केस में आपको साफ समझ आ रहा है कि इस केस में जो मेरा गुड वाई है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, यानी कि उसकी डिमांड चेंज नहीं हो रही, प्राइस एक्स का प्राइस इतना मर्जी हो, वाई की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है ना। वाई की डिमांड यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली कोई उस पर बदलाव ही नहीं हो रहा उस पर, है ना। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्स का प्राइस चेंज होने से वाई की डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वाई की डिमांड नहीं बदल रही, है ना। ये केस समझ आ गया। अब ये वाला केस समझिए, बैकवर्ड बेंटिंग प्राइस कंजम्पशन का। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे गुड वाई को नेसेसिटी कंसीडर कर सकते हो, है ना, क्योंकि नेसेसिटी का प्राइस बढ़ने या कम होने से उसकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यू कैन से हियर गुड वाई इज नेसेसिटी, वेरी गुड। अब ये जो है आपका, पर नहीं नेसेसिटी गुड कैसे होगा, वो नहीं होगा नेसेसिटी गुड, क्योंकि प्राइस वाई का थोड़ी ना बदला, प्राइस तो एक्स का बदला, अनरिलेटेड गुड होगा। हाँ, बिकॉज प्राइस हमने वाई का थोड़ी ना, यहाँ पे वाई का प्राइस तो चेंज ही नहीं किया, एक्स का प्राइस चेंज किया, और एक्स के प्राइस चेंज होने से वाई की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स वाई रिलेट ही नहीं कर रहा एक्स से, अनरिलेटेड गुड है, दैट इज नॉट नेसेसिटी। अगर वाई का प्राइस चेंज करते उससे ना चेंज होती डिमांड तो फिर वो नेसेसिटी होती है ना। चलो अब ये देखो, बैकवर्ड स्लोपिंग प्राइस, ये गिफन गुड या इंफीरियर गुड का, नहीं इंफीरियर का ले सकते, इंफीरियर का नहीं ले सकते, बिकॉज इंफीरियर गुड एंड गिफन गुड में एक सबसे बड़ा फर्क होता है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा फर्क, इंफीरियर गुड के केस में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है एज जैसे नॉर्मल गुड में होता है, बट गिफन गुड के केस में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे कौन सा गुड गिफन है, एक्स का प्राइस कम हुआ, एक्स का प्राइस कम होने से प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हुई, ये देखो ये वाई है गिफन गुड, हाँ नॉट रिलेटेबल। देखो क्या होता है, प्राइस बढ़ने से अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो गिफन गुड होता है, प्राइस बढ़ने से इफ डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग तो वो गिफन गुड होता है, इसमें एक्स नहीं है वाई है गिफन गुड, क्योंकि जैसे जैसे हम देखो ना अगली लाइन पर शिफ्ट होते जा रहे हैं, मतलब प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम होने से प्राइस को ना डिमांड कम होनी चाहिए, हाँ नहीं ठीक है, एक्स इज गिफन गुड, राइट, एक्स इज गिफन गुड, क्योंकि ये देखो एक्स का प्राइस कम हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स, सब कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग हो ना कंफ्यूज, प्राइस ऑफ एक्स फेल्स, अब प्राइस ऑफ एक्स फेल होने से ये देखो डिमांड इसकी कम होती जा रही है ना। तो क्या हो रहा है इस केस में, जैसे जैसे एक्स का प्राइस फेल हो रहा है तो एक्स की डिमांड भी कम होती जा रही है, यानी कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और जिस गुड में प्राइस एंड डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है वो गुड इंफीरियर होता है। तो ये वो केस है बैकवर्ड बेंटिंग वाला जिसमें आपका वो गिफन जो एक्स है वो गिफन गुड है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल, ध्यान से समझो इस बात को, नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड की एक प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है कि इन दोनों के केस में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड के केस में सेम बनेगा, पर गिफन गुड के केस में वो अलग होगा, क्योंकि इन गिफन गुड के केस में आपका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम होने से डिमांड कम होती है,
जैसे इनकम इफेक्ट जो था आपका वो गिफन एंड इंफीरियर में सेम था, तो कर्व्स जो थे वो गिफन एंड इंफीरियर में सेम बने थे इनकम वाले कर्व्स, क्योंकि दोनों में नेगेटिव इनकम इफेक्ट था और नॉर्मल में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। बट यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जो होता है वो नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड का सेम होता है ना, दैट इज नेगेटिव। गिफन गुड के केस में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए गिफन गुड का प्राइस कंजम्पशन कर्व अलग बन रहा है, जो कि बैकवर्ड बेंडिंग बन रहा है। बात क्लियर हुई सबको? इज इट क्लियर? हाँ, गुड एक्स इज गिफन गुड बेसिकली हियर, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन शो हो रहा है उसका। ये सारे कर्व्स समझ में आ गए हैं? आई होप मैंने बड़े अच्छे से आपको ये सब क्लियर किए हैं। तो बेसिकली ये चीज जरूर याद रखना कि अगर गुड हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो अपवर्ड पेन कहाँ गया, अपवर्ड राइट स्लोप हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। वहीं अगर गुड मेरा सब्सटीट्यूट था तो वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इससे क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में। इनफ फॉर टुडे। ये आगे आपका आएगा कंपनसेटेड डिमांड कर्व। कंपनसेटेड डिमांड कर्व में आपका प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, फिर इसमें कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम, कॉस्ट डिफरेंस मेथड, ये सारा बहुत लंबा प्रोसेस है। वेबलिन गुड कहाँ से आ गए? यहाँ पे हम वेबलिन गुड को नहीं कर रहे, उसकी बात ही नहीं कर रहे। ऑर्डिनल थ्योरी में गिफन गुड की बात हो रही है, इंफीरियर गुड की बात हो रही है, नॉर्मल गुड की बात हो रही है। वेबलिन गुड की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही ऑर्डिनल थ्योरी में, राइट? गिफन का डायग्राम ये देखो, बनाकर दिखा देती हूँ, राइट? ये देखो, गिफन गुड के केस में क्या हुआ, एक्स मान लो मेरा गिफन गुड है, पहले कंज्यूमर कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, इस तरह से, ठीक है। एक्स का प्राइस क्या हुआ? कम हुआ, है ना? तो प्राइस लाइन मेरी आगे की तरफ जाती है बेसिकली, जब प्राइस कम होता है तो प्राइस लाइन आगे की तरफ जाती है, राइट? तो प्राइस कम होने से जो डिमांड है एक्स की वो भी कम होनी चाहिए इन द केस ऑफ गिफन गुड, है ना? तो कंज्यूमर यहाँ पे इतना परचेज कर रहा था। अब एक्स का अगर प्राइस कम हुआ है तो उसकी डिमांड भी पहले से अगर हम कम कर दें, ये देखो कम कर दें, ठीक है, और बजट लाइन और आगे गई और इसकी मैंने डिमांड कम कर दी, उसकी आपको डिमांड कम करते जाना है। आई बात समझ में? तो वही बन रहा है, ठीक नहीं बनी डायग्राम उससे। ये देखो जैसे जैसे प्राइस लाइन आगे की तरफ जा रही है, एक्स की डिमांड कम होती जा रही है ना? तो दैट मीन्स प्राइस कम होने से डिमांड कम होगी, तो वो गिफन गुड होगा, ठीक है? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट्स की बात की है। कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अपवर्ड स्लोपिंग होता है कर्व, और सब्सटीट्यूट के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग गया, है ना? फुल नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है कुछ भी शुभम जी? मुझे तो पूरा दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, नीचे वाली स्क्रीन, लेट्स सी। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो, मैंने ऊपर वाली से आपको समझा दिया, ऊपर वाली डायग्राम से, है ना? ओके, सो दोबारा से एक बार लेक्चर को सुन लेना जिनको भी प्रॉब्लम है, बाकी का हम अगले लेक्चर में करते हैं।
हाँ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।